यस सर। अच्छा, जैसे आपको पता होगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कस किया था और उसकी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहला जो हमने डिस्कशन की थी वो डेक्स्टर एल्गोरिथम थी। डेक्स्टर एल्गोरिथम के बाद हमने बेलमैन एल्गोरिथम डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें डैग जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ अ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। जस्ट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास साइक्लिक लूप ना हो और इस केस में अगर आप किसी तरह अपने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कर लें, इस तरह के आपके पास ये एस है और ये आपके पास कोई वी नोड है और आपकी हमेशा नोड जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होती हैं, तो इस केस में आप बेलमैन फोर्ड के एक पास के अंदर इस सारे पास को रिलैक्स कर सकती हैं। राइट, कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि इसके ऊपर जीरो है, इसके ऊपर जब इसकी वजह से ये रिलैक्स होगा तो इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, जब इसकी वजह से ये रिलैक्स होगा इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन और सो फोर्थ। जब आपके पास लास्ट नोड पे पहुंचोगे तो आपके पास सारा पाथ रिलैक्स फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपके पास डैग है, यानी कि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, इसको कहते हैं डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। तो इसके अंदर आपके पास बेलमैन फोर्ड का सिर्फ एक आपके पास इटरेशन काफी होती है टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। ये सबको होपफुली याद होगा, याद है सबको जी? सर रिपीट याद कीजिएगा नहीं है। सर। सर रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये बात सबको याद है जो मैंने अभी की है, पानी है नहीं, नहीं है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, आज जो हमारी जो डिस्कशन है वो रिगार्डिंग है शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल पेयर्ड शॉर्टेस्ट पाथ। तो इस केस में आपने क्या डिस्कस हम करेंगे आज हम करेंगे कि अगर आपके पास ऑल पेयर्ड शॉर्टेस्ट पाथ हो तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ अमंग देम। तो याद रखिए कि ये प्रॉब्लम जो है दूसरे प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है ये आज हम डिस्कस करेंगे। देखें, अगर आपको याद हो कि शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आपके पास क्या होगा, एक आपके पास एक नोड होगी जो लेफ्ट साइड पे आप मेंटेन कर रहे होंगे, वन डायरेक्शनल अरे बनेगी। और वन डायरेक्शनल अरे के अंदर आपके पास क्या होगा, आपके पास सारे वर्टिसेस होंगे। फर्स्ट वर्टेक्स v1, v2, v3 सो ऑन अप टिल vn। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यू फ्रॉम s टू v1 होगी, shortest path value from S to V2, shortest path value S to V3, and shortest path value from S to Vn. So this is your solution. इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन और समझ ना आ रही है तो प्लीज स्पीक अप। अच्छा, ये वो है जब हम लोगों ने सिंगल, दिस इज फॉर द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, ये आपके पास वन डायमेंशनल अरे बनती है जब आप सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं ऑल पेयर्ड शॉर्टेस्ट पाथ, तो इस केस में आपके पास सिर्फ याद रखिए कि एक सोर्स नहीं है। आपके पास एक ग्राफ के अंदर जितनी भी नोड्स हैं, हर नोड सोर्स के तौर पे एक्ट करेगी और बाकी सारी जो नोड्स होंगी वो एज ए डेस्टिनेशन के तौर पे एक्ट करेंगी। तो इसका क्या मतलब है कि मैंने शॉर्टेस्ट सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो प्रॉब्लम है वो हर नोड के लिए सॉल्व करनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस इमेज को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं ओवर हियर, तो क्या होगा, सबसे पहले आपके पास यही ग्राफ बनेगा किसके लिए। अब मैं एस नहीं कह सकता, मैं जो फर्स्ट नोड तो V1 जो नोड है कोई सी, उसको मैंने सोर्स बना दिया। बाकी सारे आपके पास जो नोड्स रह गई वो V2 से लेके आप फिर Vn तक, ये अब आपके पास वही शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट। अब इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, क्या V1 टू V2, V1 टू V3, V1 टू V4 एंड V1 टू Vn, ये शॉर्टेस्ट पाथ आ गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक और इसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो कि अब इस केस में मेरा जो सोर्स नोड बनेगा वो मेरा V2 बनेगा।
तो इस केस में अब मेरा क्या बनेगा, असूली तौर पे देखा जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको जेनेरिक बनाने के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले V1 लिखूं, इसको V2 लिखूं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसका फायदा क्योंकि V1 टू V1 जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमेशा 0 का, मैं इसको 0 फिल कर सकता हूँ, राइट। इसी तरह V2 टू V1 अब आपका एक शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो कि V1 वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर V2 टू V2 शॉर्टेस्ट पाथ जो आपके पास होगा वो फिर यहाँ पे 0 होगा, और बाकी सारी इसी तरह आप इसको फिल करते जाएंगे और यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी। होपफुली मेरी बात सबको समझ आ रही है। सर स्क्रीन फाइनल शेयर होगा हो वो रही, VN। दोबारा बोले। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, विजिबल नहीं है कुछ भी। मैंने 2-3 दफा रीजॉइन किया लेकिन वो स्क्रीन विजिबल नहीं है। सबको स्क्रीन मेरी नजर नहीं आ रही? यस सर, सेम इशू। यस सर। अभी तो आप कहते आ रही है, तो मैं उसके बाद ही कंटिन्यू किया था सर कुछ सर लोगों पहले को आ आ रही रही है। थी। सर स्क्रीन ही आपकी शो हो रही है। आप अपडेट कर रहे हैं, वो नहीं आ रहा उस पे। सर मेरी भी पहले एनोटेशंस नहीं आ रही थी, मैंने रीजॉइन किया तो वो सारे ही खत्म हो गए, शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। अच्छा यस अब सर, अगर आप पास आई लिख रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा। दोबारा बोले। कुछ अगर सर आप लिख रहे हैं तो वो शो नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन स्टिल है, मतलब स्टैंड स्टिल है, जहाँ जैसे ही वैसे ही बस। अभी तक जो कुछ मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा किसी को कुछ नजर नहीं आ नो रहा? सर, जी सर नहीं आ रहा। नो सर नहीं आया नजर। सर आप साइन कर लें लीव करके। यार अब ये क्या हुआ होगा मुझे, मैं तो उस वक्त आपने इतनी देर के बाद बताया जब मैंने इतना कुछ टाइप कर लिया तो। सर हमें पता ही नहीं लग रहा कि आप टाइप कर रहे हैं, जस्ट वैसे ही समझा रहे हैं। सर मैं तो इतनी दफा रीजॉइन किया है लेकिन फिर भी वो इशू आ रहा था। सर हम लोग सोच रहे थे कि हमारे नेट का इशू आ रहा है, वो 1-2 दफा रीजॉइन करने के बाद पता चला कि कोई और इशू है, वो हमारा इशू नहीं था। अच्छा मतलब अगर एनोटेशन नजर नहीं आ रही, ये जरा इशू वाली बात है। एक सेकंड और करके देखता हूँ यार, अजीब ही एक स्टार्ट हो गया मसला। एक सेकंड ठहरो मैं। सर इसकी जगह जूम यूज कर लें, अगर इसके ऊपर सही नहीं आ रहा, जूम बेहतर चलता है फिर भी। तुमको गारंटी वैसे है कोई नहीं? सर एक्चुअली ये नहीं कि वो एनोटेशन शो नहीं हो रही, इट्स मोर लाइक आपकी जो स्क्रीन है वो कुछ टाइम बाद स्टक हो गई है, ना आप स्क्रीन आई थिंक अगर आप स्लाइड भी चेंज करें तो वो शो नहीं होगा। इस टाइम पे आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, क्या आ रही है? नहीं सर, स्क्रीन ही नजर आ रही है, अभी बंद है सर। सर कुछ भी नहीं शो हो रहा अभी तो। सर स्क्रीन नहीं नजर आ आ रही रही है, अब नहीं आ रही। अब मैंने बंद किया, एक सेकंड। यस सर, अब शो हो रही है, अभी अब स्क्रीन हो शो हो रही रही है है। सर। यस अब मुझे पहले अभी आपको स्केचबुक नजर आ रही है कोई? यस सर, नजर आ रही है। अब इसके ऊपर ये मैंने लिखा भी नजर आया? यस सर, ये साइन यस नजर सर आ रहा है। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। अब अभी सबको नजर आ रहा है, किसी को इश्यू तो नहीं है? जवाब मतलब कोई यस नो तो बताओ। यस सर, नजर अभी आ रहा है आ सर स्क्रीन। सर वो कैलकुलेशन दोबारा बता दीजिएगा सर। मैं कैलकुलेशन दोबारा बताता हूँ, पर मैं एक दफ़ा कंफर्म ये करना चाह रहा हूँ कि सबको एक दफ़ा नज़र आ रहा है, और ये ना हो कि मैं फिर से काम करूँ और पता चलेगा वो नहीं नज़र आ रहा। अब और सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने एनोटेशन जो कर रहा हूँ ये नज़र आ रही है सबको? यस सर, यस नजर सर आ आ रही रही है। है। यस सर। यस सर आ रही है। चलो मैं दोबारा से वो ऐड करता हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। सर थोड़ी देर बाद बनी हुई आती है चीजें। नहीं वो चलो डिले समझ आता है, पर ये कि ये हो ना कि डिले ओके, पर ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ना आए ना, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अभी ठीक है सर, अभी तक सही है? अभी ठीक है सर। अच्छा याद रखें कि मैंने आपको जो अभी तक हमने डिस्कशन किया है उसके अंदर हम लोगों ने सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है प्रॉब्लम डिस्कस की है, राइट। और अगर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूं तो मैं उसको अगर थोड़ा ग्राफिकली आपको शो करूं तो वो क्या है कि आपके पास ये एक एस नोड है, ये एस नोड अब आपकी सोर्स नोड है,
और इस सोर्स नोड की आपके हर वर्टेक्स के साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो लेट्स से आपका फर्स्ट जो एस के बाद वाला नोड है वो V1 है, फिर V2 है, फिर V3 है, एंड सो ऑन और सो फोर्थ। आखिरी नोड आपका जो VN होता है, राइट। तो इस केस में आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा फ्रॉम S टू V1 वो इसके ऊपर स्टोर होगा, जो S टू V2 होगा वो इसके ऊपर स्टोर होगा, S टू V3 इसके ऊपर स्टोर होगा, S टू VN इसके ऊपर स्टोर होगा। तो ये आपके पास वन डायमेंशनल या वन डायमेंशन अरे एक मेंटेन हो रही होती है जिसके अंदर टू डिफरेंट नोड जो है आपका शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट हो रहा होगा। रिमेंबर दैट कि इस केस में आपके पास ये जो सर जी, सर जी। ये कलर थोड़ा डार्क कर लें। डार्क करना कौन सा कलर कर दूं? ये डार्क कलर के इसका साइज बड़ा कर देता हूँ मैं, है ना। साइज तो ठीक है। सर थोड़ा बोर्ड कर ले सर। क्या कर लूँ? थोड़ा बोर्ड कर ले। वही कर लेता हूँ। तो दिस इज वन डायमेंशनल अरे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है। ये वो है जब मैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि मैंने जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मैंने एक वन डायमेंशनल अरे है जो मेंटेन की हुई है। अच्छा, अब मैं आज जो डिस्कशन करनी है वो मैंने करनी है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ये ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में जो फर्क होता है वो ये होता है कि आपके पास एक जो ग्राफ होता है उसके अंदर एक सोर्स नहीं होता है, नॉट अ सिंपल नॉट। मैंने एक सेकंड शायद ये रिकॉर्डिंग ऑन की नहीं, वो मैं एक दफा देखूँ। हो रही है, ठीक है। अच्छा, जो नॉट अ सिंगल सोर्स, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होते हैं। याद रखिए, मल्टीपल सोर्सेज से क्या मुराद है कि आपके पास एक ग्राफ है जिसके अंदर डिफरेंट नोड्स हैं। इसमें हर नोड आपकी एक वक्त में सोर्स बन जाएगी और बाकी सारी नोड जो होंगी वो डेस्टिनेशन के तौर पर ट्रीट की जाएंगी। फिर नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर लेट्स से ये सोर्स बन जाएगी और बाकी सारी आपकी डेस्टिनेशन के तौर पर ट्रीट होंगी, राइट। सो दिस इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जिसके अंदर अब आपने क्या करना है, हर वर्टेक्स टू एवरी अदर वर्टेक्स शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। ये आपका थर्ड जो सीरीज का शॉर्टेस्ट पाथ की सीरीज का थर्ड जो एपिसोड है वो आज हमने डिस्कस करने। तो याद रखिए, जब मैंने इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इस केस में मैं इसेंशियली कर क्या रहा हूँ, वो मैं इसी एक की नई वेरिएंट बना रहा हूँ। अब मेरे पास क्या आ रहा है कि सबसे पहले मैं V1 नोड पिक करता हूँ और V1 से शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करता हूँ किसका, सारी नोड्स का V1 से। तो सबसे पहले V1 टू V1, V1 टू V2, V2 टू V3 एंड सो ऑन अप टिल Vn। तो ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ V1 टू V1 शो करता है, विच इज एसेंशियली 0। V1 टू V2 इज शॉर्टेस्ट पाथ, जो भी आता है वो यहाँ पे, जो यहाँ पे आता है यहाँ पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये आपके सारे शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम V1 टू Vn। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन के अंदर क्या होगा कि अब आपके पास जो सेकंड जो आपके पास नोड है वो एज ए सोर्स के तौर पे ट्रीट कर रहे होंगे और आप बाकी सबसे इसका शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये आपके शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। V2 टू V2 शॉर्टेस्ट पाथ विल बी 0, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है जी? यस सर, आ रहा है। ओके, तो एसेंशियली मैं इसको इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर आप इसको एक्सटेंड करूँ तो क्या होगा, मेरा आखिरी जो होगा वो Vn होगा और Vn जो होगा वो बाकी सब नोड से आपके इसी तरह शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया और ये आखिरी Vn हो गया, जिससे Vn टू Vn विल बी वैल्यू 0। यानी आपके डायगोनल पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि Vi टू Vi जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो 0 होगा, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वी कैन गेट। बाकी सारे आपके शॉर्टेस्ट पाथ जो होंगे, वैल्यूज होंगे, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही होंगी। तो इसेंशियली ये देखा जाए तो इट इज अ मैट्रिक्स। सर आपकी बात में सॉरी क्या हो गया? मुझे
समझ नहीं आई यार, आवाज स्टिल हो रही है क्या बहुत ज्यादा, आई डोंट नो। फिर रुक रही है आवाज। नो सर क्लियर है। स्टिल हो रही है सर आवाज बहुत ज्यादा। अच्छा क्या हो रहा है? सर आवाज डिस्टॉर्शन बहुत है, मतलब स्टिल हो रही है बार बार, आई डोंट नो क्या इशू है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। यस सर सही आ रही है। यस सर बिल्कुल ठीक आ रही है। यस सर सही आ रही है। इसका मतलब है कि यार सर बीच बीच में सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, स्क्रीन रुक रही है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये सबके साथ नहीं हो रहा कि आप सबके साथ हो रहा है ये बात जो आप कह रहे हैं? सर बीच में आवाज जो है वो आपकी थोड़ी सी वो करती है, रुकती है, लेकिन क्लियर आ रही है अभी तो। यस सर ओवरऑल क्लियर है, बस बीच में कभी कभार थोड़ी सी वो फ्लक्चुएट कभी कभार तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। चलो थोड़ा सा गुजारा कर लो, अगर क्लियर है सर। वो लोगों को क्लियर, इसका मतलब है कोई एक आध इश्यू है तो आप उसको देख लो अपने एंड पे, आपका हो सकता है कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कोई डाउनलोडिंग ना चल रही हो बैकग्राउंड पे, उसको देख लो अपना। अच्छा, तो इस केस में आपके पास एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपका ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आपने मेंटेन करनी है। तो देखा जाए मैंने ये जो सारी डायग्राम बनाने का मकसद वो ये था कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि शॉर्टेस्ट पाथ जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है और ये जो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है, इन दोनों के अंदर क्लोज लिंक है। क्या कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आपने सिर्फ एक एरे मेंटेन करनी थी और इस केस में आपने एक नहीं बल्कि n एरेज मेंटेन करनी है फॉर ईच वर्ड है। तो अगर मैं आपसे, अगर ये आपसे क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपके ख्याल में मुझे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए? डायनामिक प्रोग्रामिंग। यस सर। डायनामिक प्रोग्रामिंग अभी मुझे और जरा जेनेरिक लेवल पे बताओ। अगर मैंने जो अभी तक डिस्कशन किया इसमें मेरे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का सॉल्यूशन बेलमन कोड एग्जिस्ट करता है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। फ्लड पार्शियल अगर या फ्लड पार्शियल तो अभी बाद में आते हैं ना, तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी एग्जिस्ट करता है। अगर इन दोनों को मैं अगर सामने रखूं तो क्या मैं इनको यूज कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? डाइजेक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। कैसे करूंगा? सर बेलमैन फोर्ड। सर डाइजेक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। कोई एक भी बेलमैन फोर्ड या डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करूंगा सर? लेकिन सर अगर नॉन नेगेटिव एज वेट्स होंगी ना, यानी इसमें नॉन नेगेटिव वेट्स नहीं होंगे तो हम डाइजेक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलो मैं कहता हूँ कि दोनों पॉसिबल है, डायक्स्ट्रा भी अप्लाई हो सकता है, नॉन नेगेटिव वेट्स है। तो इस केस में मैं अप्लाई कैसे करूंगा? मेरे पास तो डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। अब मेरे पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम है। सर हम बस वही एक एल्गोरिथम हर एक नोड पे मल्टीपल बार अप्लाई करके सेव करते जाएंगे। वेरी गुड, यस। अब आपने क्या करना है कि अब आप ये करेंगे, अब आपने क्या करना है कि आप ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को अगर आपने सॉल्व करना है तो ऑल यू हैव टू डू इज कि डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम अगर आप यूज करें, फॉर एग्जांपल अगर नॉन नेगेटिव एज वेट्स है तो ऑल यू हैव टू डू इज परफॉर्म द वेरी सेम थिंग v टाइम्स। क्यों? क्योंकि अब आपने क्या करना है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ जो है v टाइम्स सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास हर नोड अब आपका सोर्स बनती जाएगी और बाकी आपकी प्रॉब्लम वही रहेगी। तो इसका ये मतलब है एक तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन करूँ v टाइम्स, तो उस केस में जो ही v टाइम्स रन करूंगी तो मुझे क्या फर्क या उससे क्या नजर आएगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? नॉर्मल सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है, ये जो आपके पास हाईलाइट हो रही है। और जब मैंने इसी को v टाइम्स कॉल करना है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी चेंज होके ये बन जाती है, जो कि ये आपको नजर आ रही है। सही है? सबको समझ आ गई बात? v से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? यस सर समझ आ गई। सर ये रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम जो अगर आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो तो इन दैट केस आपके पास ये वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि यूज होती है, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी को मैंने v टाइम्स सॉल्व करना है, क्योंकि मैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको v टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो v टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करते हैं हर टर्म को, तो इन दैट केस वील गेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ve इंटू प्लस
v स्क्वायर log v, जो आपके पास सिर्फ इसकी v की मल्टीप्लिकेशन है, राइट? सर ये सारा काम हम बेलमैन फोर्ड के साथ भी कर सकते हैं? जी, बेलमैन फोर्ड के साथ भी कर सकते हैं। अगर बेलमैन फोर्ड को अगर आप यूज करेंगे तो इन दैट केस उसकी जो सर टाइम फर्स्ट वाला वी कॉम्प्लेक्सिटी, वी जी, वो आपकी बिग ओ v स्क्वायर e बन जाएगी। यस, यू आर राइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं अच्छा, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ, अब मैं जो इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने लगा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आ जाए और हम आगे चलें। सबसे पहले ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ की हमने जब भी बात करनी है तो इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, जिसमें आपके पास जो वर्टिसेस है v से 1 to n है और एजेस आपके पास वही है। अब ये पुरानी बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। असल में जो चीज है वो मैंने आपकी इसकी जो जस्टिफिकेशन अभी दे दी है कि आपके पास एक n by n का एक मैट्रिक्स बनेगा, जिसकी मैंने जस्टिफिकेशन आपको दे दी, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 अप टिल n यहाँ पे वर्टिसेस होंगे और 1 2 3 4 अप टिल n यहाँ पे वर्टिसेस होंगे। और अब इनके दरमियान जो आपके पास जो डायगोनल आपके पास बनेगा, इट विल ऑलवेज बी 0 बिकॉज आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है। यही आपके पास ये n by n मैट्रिक्स की जस्टिफिकेशन है। इसमें i j जो एंट्री है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट path between vertices I and j। तो इस केस में आपने जब ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना I to j, तो इस केस में I to j यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शॉर्टेस्ट एज वेट बिटवीन I to j। ये मैं कहना ये अब सबको क्लियर है सर कोई मुश्किल? जिससे यहाँ पे ना जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, इसके अंदर वी कैन क्लियरली टेल दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस जो मल्टीपल बार हो रही है, कि यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम v1 टू v2 इज द सेम एज v2 टू v1। तो वो हम लाइक इसमें रेपिटेशन आ जाती है, तो शुड वी यूज सम अदर एल्गोरिथम फॉर दिस? ओके, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आप ये कह रहे हो कि क्या v1 टू v2 कैलकुलेट कर लिया तो v2 टू v1 की वैल्यू वही होगी? तो आंसर इज नो। उसका रीजन ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो ग्राफ है उसके अंदर अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 5 है और इसकी भी वैल्यू 5 है, देन व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस, ठीक है। ताकि क्योंकि आप कहते हो कि जिस कॉज से आप इसकी तरफ जा सकते हो उसी कॉज से वापस आ सकते हो, तो यू आर गुड। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास u to v जाने की कॉस्ट जो है वो 5 हो और वापस आने की कॉस्ट 6 हो, जो कि पॉसिबल हो सकती है, तो इन दैट केस यू कैन नॉट से दैट i j is equals to j i, ठीक है। तो दिस इज नॉट द केस। समझ आ गई ये बात? जी ठीक है सर, थैंक यू। और अगर आपके पास अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो इस केस में यू आर राइट, उस केस में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। हमें शायद अपर हाफ या लोअर हाफ ऑफ द मैट्रिक्स को सिर्फ सॉल्व करना है, रेस्ट इज अ डुप्लीकेट। दिस विल बी डुप्लीकेट इन केस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो फिर तो आप एक हाफ ऑफ दी मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे और रेस्ट विल बी डेफिनेटली एग्जैक्टली द सेम। ओके, आगे चलते हैं। तो जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि आइडिया केस को सॉल्व करने का जो मोस्ट जेनेरिक सोल्यूशन होगा उसके अंदर हम बेलमैन फोर्ड को यूज करेंगे, और बेलमैन फोर्ड को जब यूज करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होगी, ये आपके सामने जो है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ गुड और बैड इज दिस आइडिया। देखें, अगर मैं डेंस ग्राफ की बात करता हूँ, डेंस ग्राफ का सबको मतलब पता है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास हर नोड ऑलमोस्ट दूसरी नोड से कनेक्टेड है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी योर डेंस ग्राफ। तो डेंस ग्राफ के अंदर अगर नंबर ऑफ एजेस की बात करूं, यानी कि हर नोड दूसरे से कनेक्टेड अगर मैं हूं, मतलब हर दूसरे से कनेक्टेड है,
तो पता नहीं मैंने सारे बनाए, होपफुली मेरी बात सबको समझ आ रही है जो मैं करना चाह रहा हूँ। एंड सो तो डेंस ग्राफ के केस में ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। अगर ये केस है आपके पास तो याद रखिए नंबर ऑफ एजेस जो होंगे दैट विल बी रफली इज इक्वल टू द स्क्वायर, दैट विल बी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो दिस विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एजेस। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास बेलमैन फोर्ड को रन करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, big O of V square multiplied by approximately big O of V square, which turns out to be big O of V4. So we are talking about quite an expensive algorithm. अगर हम Bellman Ford को as it is use करें तो it will turn out to be big O of N4 या big O of V4 time complexity. ठीक है, इनिशियली अगर मैं सिर्फ Bellman Ford को रन करता हूँ तो याद रखिए Bellman Ford को रन करके इसके ऊपर सोल्यूशन लिया जा सकता है। ये कोई हम ये नहीं कह रहे कि लिया नहीं जा सकता, सिर्फ उसकी हम एक्सपेंसिवनेस की बात करते रहे। इसका मतलब है कि हमारी अब आगे कोशिश ये होगी कि इस सोल्यूशन जो अभी तक हमने डिस्कस किया इससे बेहतर सोल्यूशन किसी तरह जनरेट कर सके। ठीक है जी, सबको समझ आ गई ये जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात है? यस सर, समझ आ गई। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच में हम क्या करने लगे हैं, हम लोग एक डायनामिक, अब याद रखिए डायनामिक प्रोग्रामिंग आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ज़्यादातर जो आपके सोल्यूशन है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बेस्ड हम आपके एक सोल्यूशन की बात करते हैं जिसके अंदर याद है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग के जो रूल्स जो हैं पहले बताए जा चुके हैं, एग्जैक्टली वही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि कंसिडर n बाई n इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है आप सबको पता है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास वही 1 to n नोड यहाँ पे है, 1 to n नोड यहाँ पे है, और अगर 1 to 1 के दरमियान लिंक एग्जिस्ट करता है तो 1 होगा, अगर लिंक नहीं एग्जिस्ट करता तो 0 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसके अंदर आपके पास ये 1s एंड जीरोस ये अब आपके पास सिर्फ एग्जिस्ट करते होंगे, ये सबको पता है। ठीक है ना, एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है ये रिप्रेजेंट करें। तो इस केस में ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है अगर लिंक है या नहीं है। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अब इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट लिंक है या नहीं है, हम इसके ऊपर एज वेट स्टोर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ अगर आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, और इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू -2 है। और इस केस में जब मैं इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा वो आप सबको पता है क्या होगा, 1 2 3, एंड सिमिलरली 1 2 3, 1 to 1 is 0, 1 to 2 is 5, 1 to 3 is -2, 2 to 1 is same 5, 2 to 2 is 0, 2 to 3 is इस केस में आ रहा है 2, and 3 to 1 is -2, and 3 to 2 is 2, and 3 to 3 is 0. So this is your adjacency matrix जिसके अंदर अब आपके पास हर ग्राफ की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है कि उसके दरमियान अगर एज है तो उसका वेट क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके अंदर एक और जो चीज मैं अगर थोड़ा सा समझाने के लिए कि अगर आपके पास किसी एक पॉइंट के ऊपर एज एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि 1 2 वो दैट एज जो भी है उस तक जाने के लिए वर्टेक्स जो भी उस तक जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट कॉस्ट इंकर होगी। ये वो है जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको याद हो हम लोगों को सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन यूज करनी पड़ती है जो उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या करें, DIJM एक यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट अब ये वैल्यू किसको करती है, वेट ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम I to J। I और J दो हमने वर्टिसेस पिक करने, कोई से दो, और मतलब ये भी हो सकता है
ये भी हो सकता है, या कोई भी आपके पास पॉइंट हो सकता है। इनको में से आपने कोई भी एक वर्टेक्स पिक करना है। आई और जे के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ वेट है दैट यूजेस एट मोस्ट m एजेस। इसमें एक और एडिशन जो हो रही है वो क्या हो रही है कि इसके अंदर हम एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ एजेस हैं वो n, यानी कि सारे के सारे आपके पास एजेस अवेलेबल नहीं है। रादर आप सिर्फ m नंबर ऑफ एजेस को यूज करेंगे गोइंग फ्रॉम i to j। सिंपली इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट से ये मेरा ith एज है, सॉरी वर्टेक्स है, और ये मेरा jth वर्टेक्स है। इन दोनों के दरमियान इन दोनों के दरमियान या एक लिंक भी हो सकता है या एक लंबा पाथ भी हो सकता है जो कि किसी और वर्टिसेस से गुजर के i to j जा सके। अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक एज अलाउ करता हूं तो मैं कहूंगा i to j पाथ एग्जिस्ट करता है, जो कि एक स्टेट पाथ होगा या ये एज होगा। और अगर मैं एक एज अलाउ करता हूं और किसी वजह से आपके पास ये वाला स्टेट एज एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, और तो इस केस में मैं कहूंगा कि देयर इज नो पाथ बिटवीन i एंड j। ये मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि देखें आपके पास सिर्फ i और j को कनेक्ट करने के लिए अवेलेबल जो एजेस है वो 1 है अलाउड, और आपके पास एक एज को यूज करके आप i to j नहीं जा सकते। अगर आप नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि इन द करंट सिनेरियो देयर इज नो पाथ बिटवीन i to j। सही है जी, सबको क्लियर हो गया? यस सर, समझ आ गया। ओके, अब आपके पास dij, अब ये रिप्रेजेंटेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। m की वैल्यू आपके पास 0 1 2 3 4 अब फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ जो भी होंगे वो आपके पास m की वो वैल्यू आती जाएगी, ठीक हो गया। तो इस केस में अगर मैं बेस केस की बात करूं तो dij 0 है। dij का मतलब है कि मैंने हर i और j को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है या उनके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग 0 नंबर ऑफ एजेस इन बिटवीन दैट। तो अगर मैं किसी भी i और j को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं और उनके दरमियान कोई भी एज अलाउ नहीं करता, तो आपके ख्याल में इनिशियली मेरे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर या एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर क्या वैल्यूज होंगी? सर 0 होंगी सारी, या 0 होंगी। सर अगर डायरेक्ट कोई पाथ हमारे पास नहीं करता एग्जिस्ट तो हम 0 ही लेंगे ना उसकी जगह। ओके, नहीं 0 नहीं लेंगे ना, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस जगह पे कि आप सर सारी 0 नहीं नहीं होंगी अगर हम i और j को हम लेते हैं। इन्फिनिटी क्या होगी? सॉरी क्या कह रहे हैं? सर इन्फिनिटी लेंगे, इन्फिनिटी। देखिए, तो आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस कहता है कि अगर i और j सेम है, यानी i to i अगर मैं पाथ अगर शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे पता है मुझे कोई एज की जरूरत नहीं i और i को कनेक्ट करने के लिए। I can straight away say that there is no path which is required between i to i and the cost will be 0 in that particular case। वो जो मैंने डायगोनल, यहाँ आपको याद होगा कि मैंने एक डायगोनल 0 0 0 बनाए थे, ये वो चीज है, ठीक है। तो सारे जीरोज आ जाएंगे। बट अगर आपके i और j डिफरेंट हैं तो इस केस में विदाउट यूजिंग एनी एज यू कैन नॉट रीच टू j फ्रॉम i, और बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन इनिशियल जो आपके पास जो पाथ कॉस्ट होगी वो इनफाइनाइट होगी। सही है, ये बात सबको समझ आ गई जी? सर जो आपने फर्स्ट केस लिया जिसमें आपने 0 कहा है उसमें आपने सेम वर्टिसेस लिए, मींस कि i और i अगर i और j इक्वल मतलब दोनों एक ही वर्टिसेस हैं, ठीक, तो हम उसके इसमें 0 लेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या है? सर अगर m जो है नंबर ऑफ एजेस ज्यादा हो जाए, एक से ज्यादा हो जाए, तो i और j के दरमियान जो पाथ एग्जिस्ट करेगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तब भी इन्फिनिटी आएगा। ये इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप है या अगला वाला स्टेप है? ये आपका जो मैं भी जो अभी ये कर रहा हूँ ये आपका बेस केस है। बेस केस है यानी कि आपका जो बिल्कुल जो मिनिमम कह सकते हैं जो स्टेप है वो आपका बेस केस है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि मैंने किसी एज को अलाउ नहीं करना बिटवीन i to j। अगर नहीं करना तो इस केस में आपके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, क्या
कि या तो आपके पास दोनों वर्टिसेस सेम है, अगर वर्टिसेस सेम है तो उन दोनों के दरमियान जो पाथ कॉस्ट जो शॉर्टेस्ट आ सकती है वो 0 है, और जो दूसरा केस है कि इन दोनों के दरमियान कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता विदाउट यूजिंग एनी एज, so in that case the path cost will be infinite at that particular step. ठीक है सर अगर इसके दरमियान में हम एज अगर एक के रिप्लेस करें और फिर जब हमसे आई टू जे का पाथ मांगा जाएगा तो फिर हम उसकी वैल्यू वहां पे इन्फिनिटी ही पुट करेंगे कि हम उनको उसमें नो पाथ डिक्लेयर करेंगे? मैं एक सेकंड आपको एक समझाने की बात, देखिए इसको इस तरह समझें कि आप लोगों के पास ये डिफरेंट नोड्स हैं ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ आपका, अगर मैं इस केस में किसी, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता हूँ, ये मेरा इनिशियली दिस इज माय सोर्स नोड, मैं इसको ले रहा हूँ और इस सोर्स नोड से वापस इस तक जाने के लिए मेरे पास जो मैक्सिमम कॉस्ट होगी वो 0 होगी, ठीक है। और बाकी सब जितने भी आपके पास होंगे उनके ऊपर मेरे पास इनिशियल कॉस्ट इन्फिनिटी होगी, ठीक हो गया। ये आपका बेस केस है जो अभी मैंने आपको बताया, उसको मैं ग्राफिकली शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ये मैंने उस वक्त कहा जब मेरे पास m = 0 था कि नो एज इज अलाउड। अब मैं m = 1 कर देता हूँ। m = 1 का क्या मतलब है कि मैं अब शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ बिटवीन दिस नोड एंड ऑल अदर नोड्स बाय यूजिंग एट मोस्ट 1 एज। अब इसका फायदा मुझे क्या होगा? अब इस केस में हो सकता है कि मेरे पाथ क्रिएट होना शुरू हो, मैं कह सकता हूँ कि इस और इसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है, इस और इसके दरमियान को शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ठीक है। और आई डोंट नो इसके दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ ये है, इसके दरमियान। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक एज अलाउ किया। मेरी बात समझ आ रही है ना? ये मैंने इन दोनों के दरमियान एक एज अलाउ कर दिया, इसके दरमियान एक शॉर्टेस्ट एज जो है शायद ये अलाउ कर दिया, इसी तरह एक अलाउ कर दिया। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मेरे पास हो क्या रहा है कि मेरे पास एक एक एज अलाउ होने से डायरेक्ट जो आपके पास कनेक्शंस हैं वो मैंने यूज करके चेक कर लिए कि मेरे पास शॉर्टेस्ट पाथ वेट क्या आएगा। अब क्या होगा, हर नोड के ऊपर अगर मैंने इसको और इसके दरमियान शॉर्टेस्ट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो इसके दरमियान जो एज के डायरेक्ट एज की जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। ये मेरी बात सबको समझ आ रही है जी? यस सर। ओके, अब मैं कह देता हूँ m = 2। अब मैं m = 2 जब मैं कहता हूँ तो मुझे क्या समझ आ रही है कि मैं इस नोड को और इस नोड को कनेक्ट करने के लिए, इस नोड को और इस नोड को कनेक्ट करने के लिए मैं मे बी ओके, इस नोड और इस नोड को कनेक्ट करने के लिए अब मैं इंस्टेड ऑफ 1 मैं 2 एजेस अलाउ कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या पता चला, ओके, अगर मुझे ये किसी तरह पता चल जाए कि मैं किसी तरह इस जगह से इस नोड से इस पे जाने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं पहले इधर चला जाऊं और इसके बाद मेरे पास एक पाथ एग्जिस्ट करता हूं और ये जो पाथ है ये बुरा है और ये पाथ अच्छा है, तो अब मैं जब 2 एजेस अलाउ करूंगा तो इस और इसके दरमियान मेरे पास एक और पाथ इंप्रूव नजर आ गया। ये बात सबको समझ आ गई जी? यस सर। जो कि 1 जब मैंने अलाउ किया था तो ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अब इसी तरह मैं m = जब 3 करूंगा तो इस केस में मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 नहीं तुम अगर 3 डिफरेंट एजेस को यूज करते हुए भी इसको इंप्रूव कर सकते हो तो कर लो। तो ये आपका प्रोसेस उस तक चलता रहेगा जब तक कि आपके पास सारे के सारे जो आपके पास जो एजेस हैं वो आपके अलाउड सेट में ना आ जाए, और वो आ जाए तो उसको यूज करते हुए जो आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करोगे वो आपके पास बेस्ट जो पॉसिबल पाथ आ सकते हैं वो शो कर रहे हैं। अच्छा जी, अब वापस आ सर जाते ये हैं इसके रिपीट ऊपर। कर दें अगर आपको कि ये कब तक कैसे repeat ये प्रोसेस, सर ये आइटरेटिव प्रोसेस कब तक चलेगा? m की वैल्यू कब तक मतलब हम इंक्रीज करते जाएंगे? जब तक कि आपके पास जो ये m के अंदर आपके पास सारे के सारे एजेस आ, प्रोसेस continues
till all edges are in the allowed set, यानी कि सारे के सारे आपके एजेस अलाउ नहीं होते, ठीक है। उससे तक आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। होपफुली मेरी बात समझ आ गई है। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ उसी के ऊपर जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। तो इस केस में अब आपके पास क्या हुआ कि ये आपके पास बेस केस मैंने डिस्कस कर लिया, जो भी आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा कि n की वैल्यू 1 2, मैंने आपको कहा था कि दो, जब भी आपके पास पास होंगे उनके दरमियान जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस आ सकते हैं वो n-1 होते हैं। याद है मैंने ये पहले डिस्कशन की थी, अभी नहीं, इससे पिछले लेक्चर में की थी कि वाई बेलमैन कोड n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। तो ये मैंने डिस्कशन पहले की हुई है। तो m आपके पास या मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस जो आपके पास दो वर्टिसेस के दरमियान आ सकते हैं वो n-1 हो सकते हैं। ठीक हो गया? यस सर। इसका क्या मतलब है? इन शॉर्ट n-1 का मतलब ये है कि अगर मैंने किसी एक दो वर्टिसेस के दरमियान n-1 एजेस को यूज किया है तो इसका मतलब है कि I to J जाने के लिए मैंने सारे वर्टिसेस के दरमियान ट्रैवर्सल करके I to J पहुंचा हूं। ठीक है? ओके, अब आखिरी जो अब इसी का मोस्ट जेनेरिक फॉर्म है वो क्या? DIJM। अब इस केस में DIJM अब क्या कह रहा है कि मेरे पास जो, इसको मैं अगर इसको पहले ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फिर आपको इस इक्वेशन को दोबारा से दिखाता हूँ। मैं इसके ऊपर मैं अभी 2 मिनट बाद आता हूँ दोबारा। अच्छा जी, अच्छा, अब इसको समझने के लिए इस ग्राफ को देखें। इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में हो ये रहा है कि अब आपके पास ये I है, I to J आपने जाना है, और इसके दरमियान जो नंबर ऑफ एजेस आपके पास अलाउड है वो क्या है? वो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस m है। ठीक है? और m से मुराद ये है कि अब इस केस में अब आपके पास इस नोड और इस j के दरमियान जो, यानी कि केस नोड और j के दरमियान डायरेक्ट एज है। दिस इज द डायरेक्ट एज। सही है? अब इस केस में इसका ये मतलब है कि मैंने अगर एक एज यहां पे यूज कर लिया, वन एज इज यूज्ड हियर, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने एक एज यहां पे यूज कर लिया तो बाकी सारे आपके एजेस जो होंगे वो आपके इस लेफ्ट पाथ को क्रिएट करने में यूज हो रहे होंगे। ये बात सबको समझ आ गई है जी? यस सर। ओके, अब इस केस में अगर आपके पास, इसका ये मतलब है कि आपके पास, थिंक ऑफ इट, ये के नोड आई है, के जो है सिर्फ जे से कनेक्टेड डायरेक्टली है, और ये मैं इसको थोड़ा सा वेवी कर देता हूँ, दिस इज योर पाथ। अब इसके अंदर तो डायरेक्ट लिंक आपका एग्जिस्ट करता है जो भी आपने ऐड किया उसका। तो I to K आपके पास जो होगा लेस देन इज इक्वल टू m-1 हम एजेस को यूज कर रहे होंगे, जो कि ये लिखा है। सही है? अब इसको मैंने m-1 एजेस को यूज करते हुए, मैक्सिमम m-1 एजेस को यूज करते हुए एक पाथ I to K जनरेट कर दिया, और K to J के दरमियान आपके पास डायरेक्ट लिंक है। अब हमें ये देखना है कि I to J जो मेरे पास जो पहले पाथ एग्जिस्ट करता था, ये उसके ऊपर इंप्रूवमेंट है या नहीं है। इन शॉर्ट वही जो मैंने भी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद होगा, एक मैंने ग्राफ बनाया था, लेट मी गो बैक टू दैट। इसको अगर आप देखो, इसके अंदर मैंने क्या कहा था कि आपने इस नोड से स्टार्ट करके इस पे जाना है। जब मैंने एक एज दिया था तो मेरे पास ये पाथ था। ठीक है, लेट्स कॉल इट 5, ये 5 है। अब मैं इसमें जब दो एजेस अलाउ करता हूं तो मुझे पता चलता है ये 2 है और ये 1 है। तो अब मैं ये कहूंगा कि मेरे पास जो पहले से एक पाथ एग्जिस्ट करता है प्लस, मतलब अब इस केस में ये D2 हो गया ना, ये वाला। अब ये D2 जब हुआ तो इसका मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरे पास अभी तक जो एक पाथ एग्जिस्ट करता था बिटवीन I to K, वो पुराना जो कोई भी पाथ हो सकता है। ठीक है, I to K और K to फिर J, और मैंने ये
ये आपका डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब इसकी पाथ कॉस्ट जो न्यू आ रही है वो आ रही है 2 + 1 3, पिछली 5 थी, ठीक है। तो आपके पास आपको ये नजर आ रहा है कि क्लियरली दिस इज अ बेटर पाथ देन द प्रीवियस पाथ, जिसको हम इग्नोर कर देंगे आप, और इस पाथ को यूज करेंगे क्योंकि ये बेटर पाथ है। सही है। सर लेकिन दैट मीन्स कि हमने जो पहले जूम किया था कि आई टू के के दरमियान जो 5 लेंथ का पाथ है दैट वाज द शॉर्टेस्ट पाथ, वो assumption खराब हुई, राइट? वो assumption खराब नहीं हुई, वो असल में आपका क्या हुआ कि आपका हाइपोथेसिस आपने नंबर ऑफ एजेस सिर्फ एक अलाउ किए हुए थे, m was = 1, अब m = 2 हो गया। जब m = 2 किया तो आपके पास एक बेटर पाथ जो है वो आपने फाइंड कर लिया। जब आपने बेटर फाइंड कर लिया तो आप ऑफ कोर्स यू कैन नॉट स्टिक विद द प्रीवियस वन, यू हैव टू यूज द इंप्रूव्ड पाथ जो कि आपने अब ढूंढा। सर तो इस लिहाज से अगर हम मोर अमाउंट ऑफ एजेस अलाउ करें तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो और इम्प्रूव होता जाए। हर दफा जरूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी केस को दोबारा से रीड्रॉ करूं और इस केस में इनकी मैं पाथ कॉस्ट को चेंज कर देता हूं, ये मैं इसको 7 कर देता हूं लेट्स से, तो इस केस में 2 + 7 = 9, तो आई विल स्टिक विद द ओल्ड पाथ, आई विल नॉट गो टुवर्ड्स द न्यू पाथ। ठीक है। बात समझ आई नहीं आई? सर सॉरी लाइट चली गई थी, काइंडली रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस केस में 2 + 7, अगर मैं इस कॉस्ट को, ये दूसरी कॉस्ट है, इसको मैं 7 कर देता हूं, अब ये जो मेरा 2 एजेस के साथ जो न्यू पाथ बन रहा है इसकी कॉस्ट 9 है, नाउ इट इज 9, और मेरे पास प्रीवियसली फाउंड जो आपके पास पाथ है उसकी कॉस्ट 5 है, तो 5 इज बेटर देन 9, तो आई विल नॉट गो टुवर्ड्स दिस न्यू पाथ जो अभी आपने क्रिएट किया है बाय यूजिंग 2 एजेस। नहीं सर ये बात समझ आ गई थी मुझे। मैं पूछा था कि अगर सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास इनिशियली अलाउड था एक एज को इस्तेमाल करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना बिटवीन 2 सेपरेट नोड्स, उसमें हमारे पास जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो 5 है। लेकिन अगर हमारा ऐसे हुआ कि वंस वी अलाउ मोर एजेस टू बी यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि द मोर अमाउंट ऑफ एजेस वी यूज एंड देयर इज अ चांस कि हमारे सिस्टम के अंदर जो बाकी पाथ्स हैं दे माइट क्रिएट अ even better shorter path, right? उसी पाथ की जो हमने पहले जिसकी हम बात कर रहे थे। जी सर, तो उस हिसाब से पूछा था कि सपोज के हमारे पास सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमारे पास एक एज पे पाथ 5 आ रहे हैं लेकिन 2 एज पे 9 आ रहे हैं, लेकिन 3 लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो है नहीं 9 लिख रहा हूँ, 2 एज पे शॉर्टेस्ट पाथ आ रहे हैं आपका 3 का, लेकिन 3 एज पे 2 का आ रहा है, तो क्या इंक्रीज करने से शॉर्टेस्ट एज नंबर ऑफ एजेस आउट करने से पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है ना कि हमारा शॉर्टेस्ट पाथ इंप्रूव होता जाए, ये पूछा था मैं। ओके, अगर मैं आपकी बात सही समझाऊं, आप ये कह रहे हो कि अगर मैं लेट से 3 एजेस अलाउ कर देता हूं तो इस केस में लेट से एक और एज यहाँ पे मैंने ऐड किया, मेरी ऐड हो, और इस केस में अब आप कह रहे हो कि अब मैं जब तीसरा एज अलाउ करता हूँ लेट से वो एक और भी आपका 1 2 3, सर अब इस केस में मेरे 3 एजेस अलाउ स्क्रीन स्टक है। सर ये पहले तो हम ये क्लेम कर रहे थे कि ये जो 2 से 7 वाला पाथ है ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो अभी मतलब ये हमने अजम्पशन ली थी या मैंने इसलिए क्यों मैंने पाथ कॉस्ट चेंज कर दिया, पहले 2 1 था, अब मैंने 2 7 कर दिया, तो अब इसकी पाथ कॉस्ट 9 हो गई है, तो वो 5 से ज्यादा एक्सपेंसिव है। जी ठीक है, सही है ना जी। अभी जो मुझसे सवाल पूछा गया है कि अगर 3 जो एजेस तो हो सकता है आपका ये एक नया पाथ क्रिएट हो जाए जिसकी ओवरऑल कॉस्ट लेट से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन वो 3 है। अगर 3 हो जाती है तो ऑफ कोर्स हम इस 5 को रिजेक्ट कर देंगे और इस 3 की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बेस्ट पाथ है जो अभी तक मुझे मिला, जो कि अभी तक नहीं मुझे मिल रहा था। ओके सर, ये बात समझ आ गई है। यानी कि अगर सपोज करें हमारे पास व्हेन वी आर अलाउइंग 1 पाथ 5 कॉस्ट का शॉर्टेस्ट पाथ था, जब 2 पाथ्स अलाउ किया हमारे पास आ गया सपोज करें
2 एंड 2 का आ गया, 4 का आ गया, 3 पे 2 1 2 और 1 1 1 का आ गया, 3 हो गया। मैं ऐसी कैसा बात ऐसी बात कहता मैं, तो वही वो आ सकता है, वो आ सकता है ना, आपकी बात क्योंकि करें आपके ना, सिस्टम पे डिपेंड करता है ये सारा। एग्जैक्टली, आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सिंपल सी जो चीज है, इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपने नंबर ऑफ एजेस को 1 बाय 1 इंक्रीज करते जाना है, और नंबर ऑफ एजेस को जो जो इंक्रीज करते जा रहे होगे, और आप ये देखोगे क्या मेरे पास जो अभी से पास इंक्रीज एग्जिस्ट करते थे, उनके अंदर कोई और एक ऐसा पास जनरेट हो गया जो पहले से बेहतर है। अगर वो पहले से बेहतर पास जनरेट हो जाए तो इसका मतलब है आप शॉर्टेस्ट पास एक और आपने फाइंड कर लिया बिटवीन आई टू जे, और वो अब आपका शॉर्टेस्ट पास बन जाएगा, क्योंकि अब वो इम्प्रूवमेंट है। और ये प्रोसेस आपका उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक आई और जे के दरमियान जितने पॉसिबल एजेस आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एजेस आ सकते हैं, उन सबको आप एक्सप्लोर करके देख नहीं लेते। And sir, we will keep doing this until we have n-1 edges में cover कर ली हो। जी, हम n-1 एजेस अलाउ कर देंगे। हम कहते हैं तुम n-1 एजेस आई और जे के दरमियान यूज कर सकते हो। अब आपके अपने ऊपर है कि आपको ये अंदाजा होता है कि आप जब उसको यूज करते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि मुझे n-1 एजेस कोई सारों को यूज करके कोई बेहतर पाथ नहीं मिल रहा, रादर मुझे 3 एजेस को यूज करके बेस्ट पाथ मिल गया। तो इस केस में आपको अलाउ जरूर किया जा रहा है n-1 एजेस, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपने n-1 एजेस को ही जरूर यूज करना है। आप एट मोस्ट n-1 एजेस यूज कर सकते हो, इसका ये मतलब है। And sir, can this be applied to a graph system with negative edges? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। इसमें तो सर ये जो आपने अभी बात की है, इसमें हम लोग m-1 एजेस अलाउ करते हैं, तो सर इसमें तो हमें हर दफा पॉसिबिलिटी चेक तो करनी पड़ेगी ना, मींस हमें m-1 एजेस तक आइटरेट तो करना पड़ेगा ना कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा एग्जिस्ट करता है बिटवीन आई टू जे। बिल्कुल वही करना पड़ेगा जैसे बेलमन फोर्ड में आप करते थे। बेलमन फोर्ड के अंदर भी आप n-1 एजेस तक n-1 इक्वेशंस करते थे और इंप्रूवमेंट्स को चेक करते जाते थे। ये वही चीज है, इसके अंदर भी n-1 टाइम्स आपने अलाउ कर रहे हैं एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस, और देखना है कि इंप्रूवमेंट आई है या नहीं आई है। अगर इंप्रूवमेंट आई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो इसका मतलब है कि बी इसमें जो आपके पास n-1 एजेस को यूज किए बगैर उससे कम को यूज करके आपके पास बेस्ट या शॉर्टेस्ट पाथ आ चुका है, जिसको फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं वापस आता हूं उसी के ऊपर जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। ओके, तो इस केस में अब आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब याद रखिए कि मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम सम आई नोड, और आई के बाद उसके अंदर न्यू जो आपके पास वर्टिसेस हैं उनके अंदर पहले आई जब m=0 था तो मेरे बाकी सारों के दरमियान इन्फिनिट कॉस्ट थी। ठीक है, जब मैं m=1 किया तो डायरेक्ट एज जो मेरे पास कनेक्टेड थे आई टू जे उनके ऊपर इन्फिनिट से कम होकर वैल्यू और आ गई। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन स्क्रीन स्टक हो गई आपकी, आई थिंक। थोड़ा सा टाइम तो नहीं ले रही है अपडेट होने के लिए? यस सर, काफी टाइम ले रही है, यानी कुछ नहीं पता चल रहा आप कब ड्रॉ कर रहे हैं, कब चेंज कर रहे हैं स्क्रीन। सर अभी आ गई है स्क्रीन आ रही है ना? अच्छा, अब इस केस में आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आई टू जे जाने के लिए। क्या कि आपके पास आप या तो इस के वर्टेक्स को यूज करोगे इन बिटवीन या नहीं करोगे। ठीक है, यानी कि आपके पास बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अभी तक जो आई टू जे फाइंड किया हुआ पाथ वो बेस्ट है, और आप कहते हो कि मैंने आई और जे को के दरमियान एक नया के ऐड करके एक और पाथ जो फाइंड करता हूँ ये इतना अच्छा नहीं है। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो ये अच्छा नहीं है और ये या तो ये अच्छा है। अगर के साथ ऐड करके आपको अच्छा मिलता है तो इस केस में यू विल गो टुवर्ड्स दिस पाथ, और अगर इसको यूज किए बगैर आपके पास अच्छा है, यानी कि पहले से जो आपके पास एग्जिस्ट करता है वो अच्छा है, तो आप उसी के साथ स्टिक करोगे, इसको यूज नहीं करोगे। यही 2 आपके पास पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है, राइट? यस सर। ओके, अब मैंने क्या करना है, अब मेरा जो ये फार्मूला जो मैंने आपको ओरिजिनली लिख के दिखाया था वो क्या कह रहा है
कि आपने m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अप टिल n-1 सारी पॉसिबिलिटीज को इटरेट करना है और इसकी बेसिस के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आती है, यानी कि आपके पास m को 0 से लेके जब मैं n-1 तक इटरेट करूंगा तो इन सब के को सामने रखते हुए i और j के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ आता है वो मेरा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा इसके अंदर। होपफुली मेरी बात ये सबको समझ आ गई। ये सब समझ आ गई। दिस डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है ये एग्जैक्टली वही चीज इंश्योर कर रही है कि dij के अंदर आपके पास m को जो मैं इटरेट करता हूं तो इन दैट केस आपके पास जो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि मैंने न्यू जो आपके पास k है उसको यूज करना है या नहीं करना। अगर मैंने इसको यूज करना है तो इसका मतलब है मेरे पास पाथ में इंप्रूवमेंट आ गई। अगर यूज नहीं करना तो आई विल स्टिक विद माय प्रीवियस आंसर और ये प्रोसेस कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक हो गया? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाई डू वी गो फ्रॉम कहते हैं 1 to m-1। हमने पहले से एस्टैब्लिश कर लिया कि m की वैल्यू ऑटोमेटिकली n-1 तक जाएगा, तो व्हाई वी डूइंग फर्दर -1? ओके, n-1 तक मैक्सिमम जाने का रीजन मैंने आपको जो है मैंने इससे पिछले टॉपिक में बेलमैन फोर्ड में बताया था और बड़ा डिटेल में बताया था कि मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास कोई ग्राफ है और i to j दो वर्टिसेस आप पिक करते हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, दैट कैन। जी सर, वो मैं जानता हूँ, हमने वो एस्टैब्लिश किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस बिटवीन एनी टू नोड्स कैन बी n-1। लेकिन आपने प्रीवियस स्लाइड में पहले से मेंशन किया हुआ था कि जो m की वैल्यूज़ हैं दे विल गो फ्रॉम 1 to n-1। अब यहाँ पे आपने जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है कि min के di के m-1, इसके अंदर m-1 फर्दर हो रहा है, यानी कि जो हमारी फाइनल वैल्यू होगी वो -2 तक जा रहा होगा। सो व्हाई इज दैट, ये मैं पूछ रहा हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये वो नहीं है जो आप समझे। ठीक है, ये जो आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको देर में रखें। इस केस में हो क्या रहा है, बिल्कुल इसको एक सेकंड बल्कि अच्छा, अब इस केस में अब हो क्या रहा है, देखो आप जब वो कहते हैं ना dij यूजिंग मैक्सिमम m नंबर ऑफ एजेस, अब आप इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन एक बना रहे हो जो क्या मिनिमम एक शॉर्टर या स्मॉलर सब प्रॉब्लम पे डिपेंडेंट है। वो क्या कह रहे हो कि मैं वो सारे केस जो i और j के दरमियान में ऐड कर सकता हूँ उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनका मिल लेना है और उसके अंदर मैंने सॉल्व क्या करना है, dik यानी i to k जो पाथ है उसके अंदर अच्छा ठीक है सर, मैंने ठीक है सर, वो क्लियर हो गया। दैट्स पार्ट ऑफ द रिकर्सिव डेफिनेशन। ठीक है सर, थैंक यू। This is part of the recursive definition. It has nothing to do that n-1। ये आपके पास मैक्सिमम के लिए और बाकी आपको पता चल गया a k j है और ये आपने प्रॉब्लम सॉल्व करते गए। सही है, समझ आ गया आपको, ये n-1 वो है। ओके, अच्छा जी, ये बात सबको समझ आ गई। अब यहाँ तक कि ये आपकी रिकर्सिव डेफिनेशन किस तरह बन रही है और कैसे ये चीज सारी कैलकुलेट हो रही है। अब मुझे आगे चलना है सर इसमें जो आपने जिसमें आपने पाथ फाइंड किया, फॉर एग्जांपल आपने k को ऐड करने से हमारे पास ये ज्यादा बेटर पाथ आ जाता है, तो हमारे पास ये एजेस हो जाएंगी m, ठीक है, क्योंकि पहले एजेस हैं i to k तक m-1 एजेस, देन अगर हमने k to j को अगर ऐड किया तो हमारे पास टोटल m एजेस आ जाएंगी ना। जी बिल्कुल, ये है ही है। असल में ये सोल्यूशन देखें फॉर m बताया जा रहा है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ अलाउड एजेस m है तो इस केस में आप अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे कि आप कहेंगे कि अभी तक मेरे पास जो सोल्यूशन वो m-1 का आया हुआ है जो ये है, ठीक है, जो अभी तक आई, और इसके बाद आपने इसके साथ आप कहते हैं कि ये न्यू अगर जो एज अलाउड हुआ है इसको ऐड करने से मुझे क्या मेरे पास में इंक्रीज या बेटरमेंट आती है या नहीं आती। अगर इंप्रूवमेंट आ जाती है तो इन दैट केस आई विल गो टुवर्ड्स इट। अगर ये इंप्रूवमेंट नहीं आती तो आई विल स्टिक विद दिस ओल्ड सॉल्यूशन जो i to j विदाउट यूजिंग दिस न्यू एज आपके पास एग्जिस्ट करता है। ओके, यस सर। चलेंगे आगे चलते हैं। सर ये रिकर्सिव की जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है
इसमें आपने मिनिमम डाला हुआ है, तो मिनिमम तो दो जिस तरह हमने एलसीएस में किया था, तो दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए थे कि दो के दरमियान मिनिमम लेता। आपके पास 1 2 सो ऑन अप टिल दिस वन। इस केस में आपने कहा है कि आपके पास, देखिए आपने जब एक एज अलाउ किया, मैं फिर भी बात करता हूँ कि आपके पास एक पोजीशन, आप इस नोड तक पहुंच गए हैं, आप इस नोड से इस नोड पे जाना है। अगर आपने एक न्यू एज अलाउ किया है तो इस केस में आप इसको ये समझें कि आपके पास ये बल्कि इसको थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूँ, सॉरी एक सेकंड है, मैं इसको एक नया मैं ऐड करूँ। अच्छा, इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक पाथ आ चुका है, अब इसके बाद आपके पास डिफरेंट केस हैं जो इन बिटवीन आ सकते हैं, एक नहीं एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है जो कि आपको जे से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये जे से कनेक्ट कर रहा है, ये थिंक ऑफ इट एज K1, थिंक ऑफ इट एज K2, ये कोई और K है, ठीक है, जो आपको जे से कनेक्ट कर रहा है, थिंक ऑफ इट एज K3। समझ आ गई है ना? तो जो आप ये असल में जो है आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट सबका आई है। अब आपके दरमियान ये जो है अब आपका ये पाथ क्रिएट हो रहे हैं, तो इस केस में ये एक पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है, और इसमें से जो मिन यानी कि जो मिनिमम आपके पास कॉस्ट इन केस में से देता है, आप उसको पिक कर लो और वो पाथ आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। समझ आ रही है? ठीक है सर। ओके, चलें जी वापस आए। तो इस केस में एग्जैक्टली अब आपके पास ये वही रिकर्सिव फार्मूला है जो अब आपको क्या कह रहा है कि आपके पास 1 to n यानी कि सारे आपने देख लिया कि वर्टिसेस इन बिटवीन यूज करने के बाद क्या आप रिलैक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते, यानी कि के कोई भी हो सकता है। अगर आपके पास रिलैक्सेशन हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो इन दैट केस यू स्टिक विद द ओल्ड सॉल्यूशन। तो इस केस में मेरा ख्याल है इट इज सिंपल। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सा इस चीज को देखें जो आखिर में लिखा हुआ है। ये आखिर में जो लिखा हुआ है कि नो नेगेटिव वेट साइकिल। अगर आपके पास इस सारे ग्राफ के अंदर अगर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा? अब मैंने शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है बिटवीन I to J, कोई सा I to J है। अब इसके दरमियान मैंने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली हैं जो कि I to J को कनेक्ट कर रही हैं। अब सारी पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है कि मैंने n-1 एजेस सारे के सारे एक्सप्लोर कर लिए हैं जो कि I to J को कनेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ मैंने कैलकुलेट कर लिया जो कि मेरा इस डेल्टा IJ से रिप्रेजेंट हो रहा है। और असूली तौर पे जब आपने Dij n-1 कैलकुलेट कर लिया तो दैट मीन्स दिस शुड बी शॉर्टेस्ट पाथ वैल्यू। ये सारी इस बात से एग्री करते हो n-1 से, जो मैंने भी लिखा है इससे? यस सर। सर इसमें आपने जितने भी पाथ यूज किए, अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं क्या सर जो आप पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं इसमें आपने जितने भी पॉसिबल पाथ यूज किए हैं वो सारे n-1 ही हैं, मींस कि आपने m-1 एजेस ही यूज किए हैं। नहीं, ये I to J जो मेरे पास एक पाथ बनेगा उसके दरमियान एट मोस्ट मैं n-1 एजेस यूज कर सकता हूँ, एट मोस्ट।
जरूरी बात नहीं है कि उसके अंदर मैंने n-1 ही किया। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है यूज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट n-1 एजेस बिटवीन I to j to find shortest path। ये मेरी बात आपको समझ आ गई है? ये एट मोस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भूलना नहीं है। ये कि एट मोस्ट है, यानी कि इससे अगर आपका शॉर्टेस्ट पाथ n-1 एजिस से कम यूज करके आ रहा होगा तो भी वो आपका इसके अंदर आ जाता है, इंक्लूडेड है इसके अंदर, क्योंकि ये एट मोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? तो इस केस में जब मैंने dij n-1 जब मैंने कैलकुलेट कर लिया तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो बेस्ट पॉसिबल जो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन I to j आ सकता था वो मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं कहता हूं कि आपके पास ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर भी तो नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट कर सकता है ना, जैसे आपका सिंगल सोर्स में कर सकता था, क्योंकि आप नेगेटिव वेट्स को अलाउ कर रहे हो। अब क्वेश्चन ये है कि वो इस प्रॉब्लम के अंदर नेगेटिव वेट साइकिल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई आइडिया? सर n या n+1 टाइम्स उसको रिलैक्स करेंगे। अगर वो फर्दर रिलैक्स हुआ n+1 टाइम्स भी तो मतलब नेगेटिव वेट साइकिल्स हैं उसमें। वेरी गुड, यस। इस केस में इसका क्या मतलब है कि मैंने I to j शॉर्टेस्ट पाथ n-1 को यूज करते हुए फाइंड कर लिया है और असूली तौर पे जो भी पॉसिबल आपके पास एजेस आ सकते थे वो I और j को कनेक्ट करने का मैंने एक्सप्लोर कर ली है। और मैं जब nth यानी कि मैं कहता हूँ कि ओके तुम n-1 तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ एजेस एट मोस्ट अलाउड है, मैं तुम्हें अब n एजेस अलाउ कर रहा हूँ। असूली तौर पे देखा जाए तो यूनिक आपके पास नंबर ऑफ एजेस n-1 ही हो सकते हैं। इसके अगर n-1 से अगर ज्यादा आप अलाउ करोगे तो इसका क्या मतलब है, आप किसी एज को रिपीट करने के लिए अलाउ कर रहे हो। समझ आ गई मेरी बात? अब मैं रिपीट करने का अलाउ कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है, यू कैन गो बैक टू द सेम थिंग बाय यूजिंग मोर नंबर ऑफ एजेस। I और j वही है, सॉरी I है और ये j है। तो अब इसका क्या मतलब है, मैं अपने साइकिल को यूज करते हुए अपने इस पाथ को इंप्रूव करने लग रहा हूं और वो उसी सूरत में एक साइकिल जो है मेरे एक पाथ को इंप्रूव कर सकता है जब वो क्या हो, नेगेटिव वेट हो। यानी कि वो कौन सा केस है जिसके अंदर अगर आप जो है मजीद नंबर ऑफ एजेस अलाउ करोगे और वो आपके पास कॉस्ट को रिड्यूस करता जाए, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आपके पास नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट कर रहा हो। होपफुली मेरी बात समझ आ गई है? यस सर, आगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता, ये इसी से लिंक क्वेश्चन है, अगर नेगेटिव वेट साइकिल तो एग्जिस्ट नहीं करता मेरे ग्राफ के अंदर, पर मैं जो रिलैक्सेशन जो नंबर ऑफ जो एजेस एट मोस्ट अलाउड है वो मैं n-1 के बजाय n+2 n+3 n+4 एंड सो ऑन अगर अलाउ कर देता हूं तो उस केस में क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर? सर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो रिजल्ट सेम होगा, शॉर्टेस्ट पाथ सेम रहेगा, n-1 टाइम भी n टाइम भी n+1 टाइम भी। राइट, नेगेटिव साइकिल नहीं है तो जी नेगेटिव वेट साइकिल नहीं, तो कुछ रीजन क्या है उसका? जवाब सही है आपका। सर रीजन ये सर शॉर्टेस्ट पाथ में सर कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी इस पाथ में। यस सर, फर्दर रिलैक्स नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आप कहते हैं कि एट मोस्ट मैं n-1 एजेस यूज कर सकता था, अब मैं n एजेस यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास n-1 अगर मेरा नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो n-1 जब मैंने एजेस अलाउ किए होंगे तो उसके बाद मेरे पास हर नोड के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ कैन कंप्यूट हो जाना चाहिए अगर नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर आप इसके बाद n-1 के बाद कहते हैं अच्छा तुम n एजेस यूज कर लो, तुम n+1 एजेस यूज कर लो, तुम n+2 एजेस यूज कर लो आप उसको अलाउ तो कर रहे हैं मैक्सिमम मोर एजेस, बट उन मोर एजेस को ऐड करने का शॉर्टेस्ट पाथ के ऊपर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा।
ठीक है, जब वो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होगा तो आई विल स्टिक माई ओल्ड विद माई ओल्ड पाथ, आई विल स्टिक with my old path and I will not use any more edges to my current situation. Yeah, my current situation cannot be improved. Yes sir. सही है, ये बात सबको क्लियर होगी? सर ये जो ऊपर वाला केस है, ये जो सर ये जो आपने रिकर्सिव डेफिनेशन लिखी है, इसमें आपने m-1 एजेस अलाउ किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद सर आप जब आप k वाली एज अलाउ करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास m हो गई हैं। तो इसमें भी इसका मतलब है कि हमारे पास कोई साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास m नंबर ऑफ एजेस हो गई हैं। आप इसकी बात कर रही हैं? ये सर ये जो ऊपर रिकर्सिव डेफिनेशन है ना सर, इसमें हमारे पास अगर i टू j तक देखा जाए तो हमारे पास m-1 एजेस हम यूज करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपने कहा है कि हम लोग इसमें एक k ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई। लेकिन अगर हो जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एजेस अब आ गई m, इट्स मीन कि हमारे पास इसमें साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास m नंबर ऑफ एजेस आई हैं इस रिकर्सिव डेफिनेशन के थ्रू। दोनों में डिफरेंस रखना है कि आपका n-1, ये भी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर किया था। इस m और m-1 को फर्क रखें, इसको थिंक ऑफ इट एज अ नॉर्मल एक वेरिएबल x एंड x-1। ये रिकर्सिव डेफिनेशन है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रही है, उसकी सब प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है। रिकर्सिव डेफिनेशन है ये। तो ये अगर आपके पास आप कह रहे हैं कि मैंने 5 एजेस अलाउड किए हुए थे, तो आप ये कहते हो कि 4 प्लस एक मोर एज का फायदा मुझे है या नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि 4 एजेस को यूज करते हुए जो आपने पहले सोल्यूशन फाइंड किया था उसमें एक नया एज ऐड करने का मुझे कोई फायदा है या नहीं है। समझ आ रही है? इसका ये मतलब है। तो ये min ऑटोमेटिकली इसको केयर कर लेगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एक और एज को अलाउ कर दिया, तो उस एक और एज को अलाउ करने का आपके पास कोई बेनिफिट नहीं आता, तो min will automatically pick this solution. It will not pick 4+1 solution. ठीक है सर, इस मीन के ये हमारे पास उन एजेस को हम ले रहे हैं, मतलब जो हम एजेस साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं, मींस हमारे पास टोटल एजेस हैं n-1, लेकिन हम वैसे अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एजेस हम अलाउ करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, वो 0, 1, 2, 3 इस तरह। ये मैं वही कह रहा हूँ कि आप इसको इस तरह समझिए कि आपके पास टोटल ये जो ऊपर जो आप इस डेफिनेशन की बात कर रही है ना, इसको ये समझिए कि m आपके पास जो मतलब मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो क्या करनी है, dij n-1 ये प्रॉब्लम है जो मैंने सॉल्व करनी है। इस n और इस m में फर्क याद रखें कि इसको मैं अगर m की जगह यहाँ पे x कर देता हूँ, कोई x कर देता हूँ और इसको x-1 कर देता हूँ, ये एक ही चीज है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको मैं सिर्फ कंफ्यूजन हटाने के लिए कह रहा हूँ। इसको ये समझो कि मैंने dij अगर 5 एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 एक ग्राफ है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, तो मैं dij 5 फाइंड करने की कोशिश करूंगा टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल दी वर्टिसेस। ठीक है, अब मैं इसको जब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या सॉल्व करना है रिकर्सिव डेफिनेशन के हिसाब से, 5 इज इक्वल्स टू dij 4 यानी कि प्लस। सर स्क्रीन स्टक आ रही है। ये सर आ गई है। ओके, एक ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। अब इसके बाद मेरे पास जितने भी ये dij 4 के साथ जो डिफरेंट केस आ सकते हैं, ak1 ak2j एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी आएंगे, इनके ऊपर मैंने मिन अप्लाई कर देना है और मिन की बेसिस के ऊपर मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये 4 मेरे पास अभी से नोन नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक और रिकर्सिव फॉर्मूला यानी कि 4 का सॉल्व करने की जरूरत है, जो dij 3 प्लस ak1j और सिमिलरली ak2j एंड सो ऑन सो फोर्थ, और दोबारा से इनको मिन करना। तो ये अब आपका रिकर्सिव डेफिनेशन है। इसको m-1 को और उसको जो
कंफ्यूज ना करें, ये दोनों डिफरेंट चीजें। तो आपके पास जो m की वैल्यू या x की वैल्यू जा रही होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? जो आपके पास n-1 है, लेट्स से वो 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी और ये 0 आ गया। और 0 आपका बेस केस है, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और दोनों का सोल्यूशन क्या है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सही है? ये सब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सर हो गया। यस सर, हो गया हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं कि मैं जितना कवर करना चाहता हूँ उतना कवर कर नहीं सका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वो जब आप अपने तौर पर सुनते हैं और ये जो मैं लेक्चर ऑनलाइन देता हूँ, इन दोनों में से बेहतर मोड कौन सा है? सर वीडियो वाला। वीडियो वाला ज़्यादा बेहतर है? यस सर। सर ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें स्टक होती है, स्क्रीन बहुत स्टक हो रही होती है। आप बोलते हैं तो उसके बाद चीजें विजिबल होती हैं जो आपने बताई होती हैं, जो आप लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये सर स्क्रीन बार बार सर लेकिन होती है सर। अच्छा नहीं मैं सर बट आपसे बना सर इसमें जो है ना हम लोग क्यूरीज कर सकते हैं, मींस कि हमें हम अब जब करवा रहे होते हैं तो माइंड में जो भी हमें क्यूरी होती है तो हम उस टाइम कर लेते हैं, लेकिन वीडियो के बाद सर वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होता हमें। ये तो लिखते हैं लेकिन सर वो हमारे माइंड में जो क्यूरी आती है ना वो नहीं रिलेट नहीं हो पाती। सर चीज ज्यादा बेहतर है। सर अभी भी जो कोई क्यूरी होती है तो आप बता रहे होते हैं लिख के, तो वो शो ही नहीं हो रही होती कि आप क्या बता रहे हैं, जो लिख के आप बता रहे हैं। ये आज की बात कर रहे हैं? यस सर, आज की कर रहा हूँ। मुझे मैं असल में जो है ना मैंने ये जो है ना मोड जो है चेक करने के बाद जो है ना डिसीजन लेने के मैंने अब आगे क्या करना है। देखिए, जब मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ ना उसके बाद मैं एक सेशन रखता हूँ जिसमें क्यूए सेशन होता है। उसका रीजन यही होता है कि उस वीडियो में से गो थ्रू हो जाएंगे और उसके बाद अगर उसमें कोई इश्यू आएगा तो आप वो मुझे आके डिस्कस करेंगे कि सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आई, इस टाइम के ऊपर ये आप एक्सप्लेन करें कैसे है, तो मैं आपको उस टाइम पे वो एक्सप्लेन करूंगा। जो क्यूए सेशन है उसका टोटल ये है। तो उसमें जो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने इससे पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर उसको मैंने अपलोड करके उसका क्यूए सेशन रखा था। आज मैं आपको लाइव सेशन उसका करा रहा हूँ। आज आप पहली दफ़ा ये चीज़ देख रहे हो और आज ही पढ़ रहे हो। अगर ये मतलब चलो ये ग्लिचेस वगैरह मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं अगर वो यूज़ करूँ। आप सबके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की एक्सेस है? यस सर है। यस सर। तो हो सकता है कि मेरे एक दो दिन पहले मैंने एक और मीटिंग की थी, वो तो किशोर के साथ थी, वो उससे टीम के ऊपर थी, तो उधर तो मुझे कोई इश्यू नहीं आया था, सच्ची बात है। तो हो सकता है कि हम लोग उस मोड के ऊपर जाएं तो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए। यस सर, वहाँ पे शिफ्ट होकर देखिए। सर आपने जो लास्ट टाइम किया था वो ज्यादा अच्छा सेशन था, लाइक उसमें हम लोग को समझ भी बहुत अच्छा आया था और फिर आपने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था तो सब कुछ क्लियर हो गया था। तो आई गेस वो लास्ट वाला बेटर था, वो वीडियो में बहुत मतलब समझ भी अच्छा आया था और क्वेश्चन आंसर सेशन में भी बहुत अच्छा समझ आ गया था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके ख्याल में ये बेहतर है या वो बेहतर है? उसमें फिर ये होता है कि वो मुझे एक वीडियो पूरी बना अपलोड करना बेहतर है सर, वो वीडियो वाला बेहतर है सर, आई गेस वो बेटर है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और वो बेटर है, लाइक आप वीडियोस करके और उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें। सर इस तरह सबके ओपिनियन सर आप ओवर द वीकेंड जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया करें। वीडियो जो अपलोड करते हैं स्क्रीन के ऊपर सर एक दफा टीम को यूज कर लेते हैं, अगर टीम को यूज करके देखें अगर तो उसके ऊपर इंटरेक्टिव सेशन बेहतर चल रहा है तो फिर तो सर ज्यादा बेहतर है इंटरेक्टिव वे में ही हम लोग करें, क्लास लें। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं आप सबको ऐड इसमें एक वक्त में कैसे करूंगा? मुझे क्या इंडिविजुअली आपको ऐड करना पड़ेगा? मैंने तो अपने टीम्स का यूज नहीं किया। कोई यूज कर रहा है आपका कोई टीचर माइक्रोसॉफ्ट टीम? नो सर, कोई सर उसके अंदर क्लास क्रिएट
क्लास क्रिएट करनी पड़ती है और उसका लिंक मेरे ख्याल से शेयर हो जाता है और फिर सब उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। आपको पहले कोई ग्रुप वगैरह उसमें क्रिएट करना पड़ेगा। सर हमारे एक सर है सर हमारे एक सर हैं वो जूम पे पढ़ाते हैं, तो जूम पे बड़ा अच्छा है, यानी जूम का रिजल्ट है सर। वो मैं बताऊँ आपको, ये नीट का भी मेरा रिजल्ट था, तो मसला ये था, ये अप डाउन होते रहते हैं। तो सर वैसे वीडियो सेशन बेहतर है क्योंकि सबके इंटरनेट का इशू आता है, किसी का इंटरनेट आता है, किसी का कोई कनेक्टिविटी इशू आ जाती है, फिर उसकी वजह से सर मतलब कि डिफरेंट ओपिनियन हो जाते हैं। अब आज के लेक्चर में भी इसी तरह से है कि किसी का नेटवर्क इशू आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है और वीडियो स्टक हो जाती है कभी, तो वीडियो सेशन असल में ये जो आपने जो आखिरी बात की है ना, ये सबसे बड़ा वो है मेरा कंसर्न। उसका रीजन ये है कि कुछ लोगों के पास लिमिटेड बैंडविड्थ होंगे, कुछ लोगों के पास जो होंगे वो डेटा जो होगा वो लिमिटेड होगा, तो वो मेरा ख्याल है ऑनलाइन इतनी देर तक ऑन रह के सारा डेटा स्टेप पे नहीं देख सकते, तो वो ये उनको बेस्ट लगता है कि वो एक वक्त में वीडियो डाउनलोड हो जाए, किसी भी फॉर्मेट में हो जाए, एक दफ़ा देख लें या डाउनलोड कर लें, फिर अपने तौर पर उसको देखते रहें। इस केस में जैसे ये कब ये 1 घंटे का 2 घंटे में चला गया, तो उनके जो होगा वो कह रहे होंगे यार इतना ज़्यादा लंबा हो गया सेशन और वो सारी चीज़ें। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न उन लोगों तो इसमें चीजें रिपीट भी करें आप तो बीच में आवाज चली जाती है, तो वो उस तरह से फिर वो ठीक नहीं है। वीडियो में तो हम ये है कि रिपीट करके सुन भी सकते हैं। सही है, वही मैं कह रहा हूँ कि इसी वजह से उसको किया था। चलो ठीक है, फिर इसका मतलब है कि आई विल स्टिक विद द वीडियो, और मुझे मेजर जो आपकी ओपिनियंस में जो चीज़ लग रही है वो वही लग रही है। अच्छा, मुझे अगर मैं इससे पे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं, अगर लेट ये जो अभी जो ग्लिचेस और ये स्क्रीन के अपडेट वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में तब भी वीडियो वाला बेहतर है? नो सर, फिर तो लाइव सेशन सर इंटरैक्टिव ज्यादा बेटर है। इंटरैक्टिव ज्यादा बेहतर है, यानी कि लाइक जो है। पर सर अगर वीडियो हमें ओवर द वीकेंड अवेलेबल हो जाए और उसके बाद इस तरह का एक लाइव सेशन सिर्फ उसी टॉपिक से रिलेटेड हो जो कि वीडियो अपलोड की गई है ओवर द वीकेंड, तो फिर हम अगले नेक्स्ट वीक में लेके चल सकते हैं उस चीज को। यस सर, ये ज्यादा अपीलिंग होगा अगर आप वीडियो अपलोड करें, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखें जिसमें हम डिस्कशन भी कर लें। वो इंटरेक्शन प्लस जो आपकी वीडियो जो है वो आपने अपलोड की होगी, वो भी हमने लेक्चर देखा होगा, तो इंटरेक्शन भी हो जाएगी और वो ज्यादा अपीलिंग हो जाएगा सर। आप कुछ लास्ट टाइम जो वो मेरे जो इससे पिछला लेक्चर था, वो जो बैरमैन होता था, वो यही था ना? यस सर, वो ज्यादा बेहतर था। इससे पिछला ज्यादा बेहतर था। चलो ठीक है, फिर मैं ये करता हूँ कि आज का सेशन तो चलो ये हो गया। असल में पता है कि मुझे एक और भी कंसर्न है, जब मैं इस तरह करता हूँ ना, जब मैं यूं पढ़ा रहा होता हूँ, इसमें कई चीजें ऐसी होती है, मैं फॉर एग्जाम्पल जो मेरा जो टॉपिक्स जो कवर हुए हैं ना, बहुत लिमिटेड कवर हो रहे हैं, तो जब मैं वीडियो के थ्रू करता हूँ तो वो आप अपने तौर पे जब देख रहे होते हैं ना, कई चीजें आप जो है आराम से वो कवर कर लेते हैं, वो शायद क्वेश्चन आंसर आपके रहते नहीं, क्वेश्चन ही नहीं रहते, और वो डाउन द लाइन आपको जाके क्लियर खुद ही हो जाता है उसको। yes, तो उसका फायदा ये होता है कि आप थोड़ा सा अपना होता है ना, दिमाग भी थोड़ा, तो इसलिए मुझे वो शुरू में बेहतर लगा। चलो ऐसी एनी वेज मैं ऐसे करते ही कि मैं इसकी जो आगे की कंटिन्यूएशन है ना, वो मैं इसी तरह जो होगा उसको वीडियो के साथ ही कंटिन्यू करूंगा और वो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? तो फिर इसके बाद एक और क्यूए रख लेंगे, उसके अंदर वो आपकी कोई क्यूरी थी तो सर वीडियो और जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, उसके दरमियान में आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि थोड़ा टाइम मिल जाए हमें फॉर 1 डे और 2 डे, ताकि हम एक दफ़ा वीडियो देख लें और उसके बाद हम इंटरेक्टिव सेशन के अंदर आपसे कर सकें डिस्कस, क्योंकि अगर ओवर द नाइट करते हैं और अगले दिन क्लास होती है तो वो उस तरह से नहीं हो पाता। इस तरह तो मैं करता भी नहीं हूँ, और मैंने इसलिए नहीं की थी कि मुझे पता कि एक दिन कम से कम हो जाए तो अच्छी बात है। और जब मैं एक दफ़ा करता हूँ, जैसे मैंने मंडे को लास्ट को ली की, तो फिर मैंने मंडे नहीं करके संडे को की थी, और मैंने कहा था कि अगले दिन जो मंडे वाला दिन का लेक्चर वाला टाइम है, उसमें आपको और कोई काम नहीं होगा फ्री तौर पर, क्योंकि आपका वो लेक्चर का टाइम स्लॉट है, तो उसके अंदर आप वो बैठ को वीडियो देख लें, और उस वीडियो को देखने के बाद जो क्यूए क्वेश्चन हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास है, जो जैसे जुमे की क्लास होती है, उसके अंदर आप पूछें जैसे हमने लास्ट टाइम पूछे।
यस सर। एक चीज मुझे बताओ कि ये टाइम जो है आपका ख्याल में इसको क्या रखना चाहिए? सर ये टाइम मॉर्निंग ठीक में है। हो। नो सर ये टाइम ठीक है। जनरल सर ये टाइम सबसे बेहतर है सर। जनरल बता दो क्योंकि आप लोग चैट पे बैठे हुए हो जो बोल रहे थे जब मॉर्निंग बेहतर है। मॉर्निंग ये बोल लिखते जाओ क्या मुझे मैक्सिमम ये दिखता है। सर इवनिंग में रख ले, मॉर्निंग में थोड़ी नींद आई होती है तो वो उस तरह फिर अच्छा जो मुझे लग रहा है डोमिनेट क्या अच्छा रोजे नहीं है आगे, ठीक है रोजे नहीं है आगे भी कहा जा रहा है जी। अब्दुर्रहमान मल्टीपल टाइम लिखने से आपका वोट एक ही दफा काउंट होता है। सर इवनिंग में रख ले, रोजे भी आएंगे, वो सुबह सैरी करके सोना होता है। नहीं सुबह जो मैं लेकर रखूँगा तो सुबह सैरी का टाइम वो तभी होता है, मैं ठीक में 10 बजे इससे पहले नहीं रखूँगा। बाकी क्लासेस भी लेनी होती है तो ठीक है, अगर मॉर्निंग में भी रखें तो टाइम कुछ टीचर्स जो हैं वो मॉर्निंग के अंदर रख रहे हैं और वो तो अपना टाइमिंग चेंज नहीं कर रहे हैं इवनिंग में, तो वो फिर हमारी डिफर कर जाएगी। इधर इवनिंग में भी क्लासेस होंगी और मॉर्निंग में भी वो ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगी। नहीं तो फिर ठीक है मैं 10 बजे रख देता हूँ, वही जो नॉर्मल है हमारा। यस सर वो ठीक रहेगा। चलो सही है, आई स्टिक विद 10 o'clock सही है, वो 10 मेरा ख्याल ठीक है सबके लिए। और वो ये कि अगर आपने शहरी के फौरन बाद सोना भी होगा तो आप 10 बजे तक उठ ही जाएंगे ना, तो शहरी तो जल्दी होती है तो इन एनी वेज बाकी ठीक है। अच्छा चलो मेरा ख्याल है मैं आज और आगे जो टॉपिक थोड़ा सा वो इससे अगला जो टॉपिक मतलब इससे अगला टॉपिक नहीं अगला जो स्लाइड है वो इसकी कंटिन्यूएशन है, बट वो मैं इस टाइम पे ब्रेक दे सकता हूँ। ब्रेक से मुराद ये कि मैं इस लेक्चर को ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैं इस टाइम पे फिर इस लेक्चर को रोक रहा हूँ फिलहाल। मेरा टाइम भी 5 के करीब हो गया है तो मैं इसको और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका जो लेक्चर होगा उसको मैं इसको कंक्लूड करूँगा जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ को। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे का पूरा जो ये ऑल प्ले शॉर्टेस्ट पाथ की वीडियो पूरी बन जाए इंस्टेड ऑफ जस्ट द लास्ट पार्ट, ताकि वो आपके पास एक रिपोजिटरी में आ जाए जिसमें आप पूरे का पूरा टॉपिक जो है एक गो थ्रू में पढ़ सको, ना कि वो कि जिन्होंने अभी का लेक्चर नहीं देखा तो वो मिस कर जाए। ठीक है तो वो आप उसको देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपकी क्लास के अंदर वो फिर ये दोबारा से डिस्कस हम आपकी क्यूएस को कर लेंगे और इस टॉपिक को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, चलें जी आज के लिए बस इतना ही। बाकी कोई और कोई फीडबैक या क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। नहीं सर और कुछ नहीं। असाइनमेंट जो है आपको बता दिया कि असाइनमेंट की डेडलाइन आज रात तक की है, तो ट्राई टू सबमिट इट ऑन टाइम। ठीक है उसको जल्दी जल्द सबमिट कर लीजिए। ओके सर अल्लाह हाफिज़। ठीक हो गया, सबको समझ आ गई बात? यस चलें जी, ठीक है जी। सर असाइनमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर, तो आपने सर वो जो दोनों क्वेश्चंस हैं उनके अगर हमने मतलब थ्योरेटिकल आंसर्स हैं तो उसमें हमें कोई फार्मूलाज या इस तरह की चीज़ें मैंडेटरी तो नहीं है? अगर हम जस्टिफाई कर रहे हैं ऑन द थ्योरेटिकल बेसिस तो वो ठीक है, या मतलब हमें मैथमेटिकल इंडक्शन कोई इंडक्शन फार्मूलाज या इस तरह से तो नहीं उसको करना? देखिए अगर वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप मतलब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स ना दीजिएगा उसके अंदर, मतलब ये हो गया नहीं जी मुझे लग रहा है और इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। कोई आपके पास रीजनिंग अगर आप दे रही है इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर तो दैट इज फाइन, बट अगर आप जो है मतलब एक लूज से इंग्लिश स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उसकी कोई ग्राउंड नहीं है तो देन इट विल बी अ ट्रबल। लाइक सर जिस तरह जेनेरिक मतलब जिस तरह से आपने उस लेक्चर में भी हमें एक सिनेरियो था वो जेनेरिक ही था, लेकिन वो थ्योरेटिकल चीज़ों से क्लियर हो गया था। उसमें हमने ऐसे कोई फार्मूला या कोई इस तरह से प्रूफ हमने नहीं किया था, कोई फॉर्मल प्रूफ ना। तो मतलब वो क्वेश्चन एक इस तरह से हो रहा है तो वो इस तरह मतलब ठीक है? मैं कह रहा हूँ कि दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश स्टेटमेंट देने में कोई हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज उसका जो आपकी डिस्कशन है वो आपकी लॉजिकल हो और वो मतलब ग्राउंड हुई हो प्रॉपर उसकी डिस्कशन लॉजिक हो उसके अंदर ना, तो फिर वो सही है।
तो अगर आप मतलब एक लूज इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिखना शुरू कर देते हो जिसकी कोई ग्राउंड नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इन दैट केस दैट विल बी ट्रबल। ठीक है सर। ठीक है, चलिए जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जी स्टे सेफ, इंशाल्लाह फिर आपसे जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है जी, ओके जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।